हेलो स्टूडेंट, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि मादा में अंडाणु का निर्माण कैसे होता है। ठीक, तो देखो हमने आपको शुरुआत में चैप्टर के शुरुआत में बता दिया था कि मानव में निषेचन क्रिया 3 चरणों में पूर्ण होती है। निषेचन पूर्व घटना, फिर आता है निषेचन, फिर आता है निषेचन पश्चात घटना। ठीक, तो अब क्या है कि जो निषेचन पूर्व घटना, निषेचन पूर्व घटना में कौन कौन सी घटनाएं आती हैं। ठीक, निषेचन पूर्व घटना में 2 घटनाएं आती हैं। एक तो नर में शुक्राणु का निर्माण, ये निषेचन से पहले की घटना है। दूसरा मादा में अंडाणु का निर्माण, ये भी निषेचन से पहले की घटना है। अब नर के शुक्राणु और मादा के अंडाणु के मिलने से भ्रूण का निर्माण होता है। तो ये किस प्रकार मिलते हैं, ये निषेचन में आता है। तो अब हम निषेचन पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन। ठीक, तो निषेचन क्या होता है, ये दूसरी अवस्था होती है। ठीक, तो नर और मादा, मतलब नर के शुक्राणु और मादा के अंडाणु के मिलने से भ्रूण का निर्माण होता है। इसे ही हम निषेचन कहते हैं। मतलब नर और मादा के मिलने को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। शुक्राणु और अंडाणु के मिलने को निषेचन कहते हैं। ठीक, अब ये मिलते कैसे हैं, मिलने के बाद भ्रूण का विकास होता कैसे है, निषेचन में हम वो पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले ये डायग्राम तो हमने पहले भी बता दिया था। ये 2-3 डायग्राम है, ये आपको याद हो जानी चाहिए, रट जानी चाहिए, क्योंकि पूरे चैप्टर में इन्हीं का काम होता है। ये क्या है, मादा जननांग है, बीच में जो होता है वो गर्भाशय होता है। इस साइड और दोनों साइड क्या होते हैं, ये अंडाशय होता है जो फिम्बरी से चिपका हुआ होता है। अब हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अंडाशय में बहुत ही मिलियनों की संख्या में अंडजन्य कोशिकाएं होती हैं कि नहीं। अंडजन्य कोशिका में ही अंडाणु का निर्माण होता है। जैसे ही अंडाणु का निर्माण हो जाता है, फिम्बरी की सहायता से वो आके कहाँ आती हैं, हमने पहले भी आपको बता दिया था, जहाँ पर शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं उस स्थान को हम क्या कहते हैं, एम्पुला इस्थमस जंक्शन। तो जैसे ही अंडाणु इस अंडाशय की दीवार को तोड़कर बाहर आता है, फिम्बरी की सहायता से एम्पुला में आ जाता है, एम्पुला इस्थमस जंक्शन के बीच में आ जाता है। अब क्या होता है, जो नर का शुक्राणु होता है, इसके सबसे ऊपर के हिस्से को क्या कहते हैं, एंड्रोसियम। बीच में होता है एक केंद्रक, इसके बीच में होते हैं माइटोकॉन्ड्रियाज। लाइट चली गई है। ठीक, इसके बीच में होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अब जैसे ही योनि में किसी मतलब वीर का उत्सर्ग होता है, वीर के उत्सर्ग में बहुत सारे मिलियनों की संख्या में शुक्राणु निकलते हैं। तो जैसे कोई, अभी देखो ये जो डायग्राम बना है इसका कोई मतलब नहीं है, ये सब क्या है, खाली है, इसका भी कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो जैसे ही शुक्राणु, इनको नहीं देखेंगे अभी हम, जितने ये डायग्राम बने इनको नहीं देखेंगे अभी। ये क्या है, खाली है, यहाँ पर स्पेस क्या है, बिल्कुल खाली स्पेस है। इधर बना के दिखा दे, इधर दिखता है। अरे यार, इधर बना के दिखा देंगे। ये है फिम्बरी। ठीक, तो जैसे अंडाशय कहाँ आता है, एम्फोला इस्थमस जंक्शन पर आता है। तो जैसे ही इसमें
शुक्राणु उत्सर्ग होते हैं वो कहाँ की ओर गति करते हैं? एम्फुला स्टमस जंक्शन की ओर गति करते हैं, ऐसे। ठीक, और जब एम्फुला स्टमस जंक्शन पर शुक्राणु पहुंचता है तो जो एंड्रोसियम होता है, एंड्रोसियम एक विशेष प्रकार के रसायन का स्रावण करता है। उस रसायन के प्रभाव के कारण जो इसकी ऊपर की सतह होती है, ठीक, जो शुक्राणु वो अंडाणु के ऊपर की सतह होती काय की बनी रहती? जेना पेलुसिडा। जेना पेलुसिडा, ये हमने पहले ही बता दिया था। जो अंडाणु के ऊपर एक सतह होती है जिसको बोलते हैं जेना पेलुसिडा। जेनो पेलुसिडा की परत को भेदते हुए अंदर धस जाते हैं। मतलब जो एंड्रोसियम होता है शुक्राणु में, उससे एक विशेष प्रकार का एंजाइम स्रावित होता है। उसी एंजाइम के द्वारा ये जो अंडाणु की ऊपर की सतह होती है जेनो पेलुसिडा की, उसको भेदते हुए अंदर चला जाता है। अब देखो, जब ये भेदता हुआ अंदर चला जाता है तभी से भ्रूण का निर्माण शुरू हो जाता है। अब जब भेद के ये अंदर चला गया, ठीक, अब भेद के जब ये अंदर चला गया तो देखो एक न्यूक्लियस, मतलब एक केंद्रक तो इसमें होता है। मतलब अभी आधे गुणसूत्र होते हैं, इसको हम एन बोल सकते हैं। जो अंडाणु में एक केंद्रक होता है उसमें एन आधे गुणसूत्र होते हैं। और जैसे ही शुक्राणु इसके अंदर पहुंचता है तो उसका हेड वाला हिस्सा इसमें पहुंच जाता है। तो हेड में क्या है? एक केंद्रक है, एक न्यूक्लियस है, मतलब एन गुणसूत्र इसमें है, मतलब एन अलग है। ठीक, अब जैसे ही इसके अंदर पहुंच जाता है तो ये क्या हो जाता है? 2n हो जाता है। क्या हो जाता है? 2n। और जो जेनु पेलुसिडा की परत है वो क्या हो जाती है? कठोर हो जाती है। दूसरे शुक्राणु, अब अगर ये जेनु पेलुसिडा की परत अगर कठोर नहीं होगी, कोई दूसरा शुक्राणु आएगा इसके अंदर घुस जाएगा। ठीक, तो ये कठोर इसलिए हो जाती है कि कोई दूसरा शुक्राणु इस परत को ना भेज सके। केवल एक ही शुक्राणु इस परत को भेज सकता है जो सबसे पहले आएगा। दूसरे शुक्राणु के लिए ये परत बहुत कठोर हो जाती है, फिर उसका एंड्रोसियम कितना भी कोई रसायन स्रावण करे ये इसके अंदर नहीं घुस जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो बहुत से शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करते और गुणसूत्रों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती। इसलिए जो जेनु पेलुसिडा की परत है इसके बाद कठोर हो जाती है और कोई भी किसी भी शुक्राणु के प्रवेश को वर्जित कर देती है, मतलब प्रवेश नहीं करने देती। अब इधर से कितने गुणसूत्र हो गए? 2n, मतलब दुगने। अभी आधे थे, अब क्या हो गए? पूरे हो गए। तो इधर से फिर ये प्रावस्थाएं चालू हो जाती हैं। ठीक, तो जैसे ही शुक्राणु अंदर प्रवेश करता है अंडाणु के, तो n प्लस क्या हो जाता है? 2n हो जाता है। कितना हो जाता है? 2n हो जाता है। ये डायग्राम आपको याद रखना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको याद न रहे तो ये बना लेना, ठीक, समझने के लिए। ठीक, ये डायग्राम। फिर इसके बाद ये प्रावस्थाएं चालू हो जाती हैं। अब ये दोनों मिलकर क्या 2n बन जाते हैं। धीरे धीरे जब भ्रूण का विकास होता है तो ये 2n 2 कोशिकाओं में बंट जाता है। ठीक, अब आगे की प्रावस्था में ये 4 कोशिकाओं में बंट जाता है। फिर इससे आगे की कोशिका में ये 8 कोशिकाओं में बंट जाता है। इससे आगे प्रोसेस चलती है 16 कोशिकाओं में बंट जाता है। 16 कोशिका में जब ये बंटता है तो इस अवस्था को कहते हैं मेरुला। ठीक, आगे चल के 16 दूनी 32 कोशिकाओं में बंट जाता है, मतलब 16 से 32 की अवस्था को हम मेरुला कहते हैं। इसके आगे 32 दूनी 64 कोशिकाओं में बंट जाता है, जिसे कहते हैं हम ब्लास्टुला। ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन परीक्षा में कि गर्भाशय में निषेचन की अवस्था में, मतलब 32 कोशिकाओं की अवस्था को क्या कहते हैं? उस अवस्था को कहते हैं ब्लास्टुला। या ब्लास्टुला अवस्था में कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो हम कह देंगे 32 कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक, इसके बाद 64, नहीं सॉरी
16 से 32 को कहते हैं मैरुला, 32 दूनी 64, 64 कोशिकाओं को कहते हैं हम ब्लास्टुला, क्योंकि ब्लास्टुला अवस्था में 64 कोशिकाओं का निर्माण होता है। या ऐसा पूछ देता है कि 64 कोशिकाओं के निर्माण की अवस्था को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं ब्लास्टुला। इसके बाद 64 दूनी 128, 128 कोशिकाओं का निर्माण होता है, उसको कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ठीक, ये भी कभी कभी पूछ देता है, तो इसको भी हमको याद रखना है कि ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में 128 कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये 128 कोशिकाओं का निर्माण ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में होता है। ठीक, अब ये कोशिकाएं बनती क्यों है? ये कोशिकाएं इसलिए बनती है, इन्हीं कोशिकाओं से हमारे शरीर के विभिन्न ऑर्गन्स का निर्माण होता है। जितने भी हमारे शरीर में ऑर्गन्स है, अंग है, इन्हीं कोशिकाओं की वजह से इन्हीं अंगों का निर्माण होता है। कैसे होता है ये अभी हम आगे बताएं दे रहे। अब क्या होता है कि जब 128 कोशिकाएं बन जाती हैं, ब्लास्टोसिस्ट अवस्था आती है, इस अवस्था के बाद जो भ्रूण होता है वो गर्भाशय की दीवार पर चिपक जाता है और चिपकता हुआ वृद्धि करने लगता है, मतलब बढ़ने लगता है। धीरे धीरे ये भ्रूण क्या होगा, बढ़ता जाएगा साइज में और पूरे गर्भाशय में फैलता जाएगा, क्योंकि ये अभी शुरुआती अवस्था है, भ्रूण छोटा है। इसके लिए पूरा विकसित होने के लिए, इस भ्रूण को पूरा विकसित होने के लिए 9 मंथ होता है। डिलीवरी का टाइम कितना होता है, 9 मंथ का होता है। तो ये धीरे धीरे 9 मंथ में पूरे गर्भाशय में ये भ्रूण फैल जाता है। तो ये अभी शुरुआती अवस्था है, तो इसलिए बहुत छोटा है। जैसे धीरे धीरे समय बीतता जाएगा, 9 महीने तक ये पूरे गर्भाशय में फैल जाएगा। अब जितनी 128 कोशिकाएं होती हैं, जब ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय में चिपकता है, तो ये सभी कोशिकाएं जो अंदर की सतह होती है व्यवस्थित होने लगती हैं। सबसे पहले निचली सतह बनती है। कैसे? सबसे पहले निचली सतह बनती है, जिसे हम कहते हैं एक्टोडर्म। उसके बाद इसके ऊपर एक और परत बनती है, जिसे हम कहते हैं मेसोडर्म। और इसके बाद एक और परत बनती है, जिसे हम कहते हैं एंडोडर्म। सबसे अंदर की परत को क्या कहते हैं, एंडोडर्म। अब 3 परत बन गई, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। अब इन्हीं से हमारे शरीर के विभिन्न ऑर्गन्स का निर्माण होता है। जैसे माना गया है कि मेसोडर्म जो बीच की परत होती है, उससे हमारे हार्ट का निर्माण होता है, उससे हमारा हृदय बनता है, हृदय का विकास होता है। उसी प्रकार एक्टोडर्म और एंडोडर्म से भी विभिन्न प्रकार के ऑर्गन्स बनते हैं और धीरे धीरे ये विकसित होता जाते हैं और हमारे शरीर के ऑर्गन्स भी विकसित हो जाते हैं। और 9 महीने के बाद शरीर के सभी ऑर्गन्स विकसित हो जाते हैं और ये भ्रूण क्या हो जाता है, शिशु में बदल जाता है और धीरे धीरे 9 महीने के बाद ही ये बाहर निकल आता है। ठीक, तो इतना हमको समझने की बहुत जरूरत है। ये प्रक्रिया कहलाती है निषेचन की प्रक्रिया। ठीक, इसको हम निषेचन के अंडर में रखते हैं। अब निषेचन पश्च घटना क्या होती है? निषेचन पश्च घटना क्या होती है? जब भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण शिशु बन के बाहर निकलता है, तो ये क्या कहलाती है, निषेचन पश्च घटना कहलाती है। उसमें ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है। ठीक, और एक बात और, जब ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय की दीवार पे आकर चिपकता है, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं अंतररोपण। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अंतररोपण कहते हैं। वो हम आपको पीडीएफ भेज देंगे, तो उसमें सब लिखा होगा। ठीक, तो जब कोई ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय की दीवार पे चिपकता है, तो इसे अंतररोपण कहते हैं। ठीक, और इसे आपको समझना बहुत जरूरी है, तो क्योंकि अगर आप क्रम से समझ लोगे तो आपको आसानी होगी। अब देखो एक बार और हम समझा देते हैं। ठीक, तो जो अंडाशय में अंडाणु होते हैं, फिम्बरी की सहायता से कहाँ पहुंचते, एम्फोला स्टमक जंक्शन पर पहुंचता है। ठीक, अब जैसे ही योनि में वीरोत्सर्ग होता है और शुक्राणु आगे की ओर बढ़ते हैं, तो जो पहला शुक्राणु होता है वो अंडाणु को क्या करता है, निषेचित करता है। शुक्राणु के ऊपर के हिस्से को क्या कहते हैं, एंडोथेलियम कहते हैं। एंडोथेलियम एक विशिष्ट प्रकार के रसायन का समावट करता है, जो अंडाणु की बाहरी परत जो है ना, पेलुसिडा को भेदता हुआ अंदर
चला जाता हो। जब ये अंदर चला जाता है तो यौन प्लासिडा की परत क्या होती, कठोर हो जाती है, जो दूसरे शुक्राणुओं को प्रवेश को वर्जित करती है, मतलब दूसरा शुक्राणु अंदर नहीं जा पाता। अब एन इधर है और एन हेड, इसमें न्यूक्लियस होता है, इसमें भी आधे गुणसूत्र होते हैं, तो मिलके क्या बन जाता है, 2n बन जाता है, एन एन प्लस 2n, मतलब पूरे गुणसूत्र हो जाते हैं। अब इधर से प्रावस्था चालू हो जाती, 2n बन जाते हैं, 2n से 2 कोशिकाएं बनती है, 2 से 4 बनती है, 4 से 8 बनती है, 8 से 16 बनती है, 16 से 32, 16 से 32 अवस्था को मेरुला कहते हैं। इन अवस्थाओं को कुछ नहीं कहते, ठीक, मेरुला कहते हैं। अब 32 से बनती है 64 अवस्था को ब्लास्टुला कहते हैं, और 28 को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। जब ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है 128 कोशिका बन जाती है, तो ये गर्भाशय की दीवार में चिपक जाता है, इसे क्या कहते हैं, अंतरोपण कहते हैं। तो जैसे ही दीवार से चिपक जाता है तो 3 स्तर बन जाते हैं। सबसे ऊपरी स्तर को एक्टोडर्म कहते हैं, मध्य के स्तर को एंडोडर्म कहते हैं, तथा अंदर के स्तर को वो मीजोडर्म कहते हैं, अंदर के स्तर को एंडोडर्म कहते हैं। इन्हीं परतों से हमारे शरीर के विभिन्न कोष ऑर्गन्स का निर्माण होता है। इसके लिए पूरा क्या कितना टाइम लगता है, 9 महीने का टाइम लगता है, ठीक, इतना है, सिंपल है। अगर मन लगा के समझोगे तो समझ में आ जाएगा। आज जो हमने आपको परसों एक वीडियो भेजा था, उसमें हमने बताया था रजोधर्म चक्र, ठीक। तो रजोधर्म चक्र क्या होता है कि इसे मंथली साइकिल बोलते हैं, ठीक। ये प्राय स्त्रियों में होता है, जब कोई लड़की या बालिका वयस्क होती है, 13-14 साल की होती, तो उसमें रजोधर्म की प्रक्रिया चालू हो जाती है। ये नियमित होता है, इसका समय होता है 27 से 28 दिन, और 3 या 4 दिन का समय होता है जब उनकी योनि से ब्लड निकलता है, ठीक। ब्लड क्यों निकलता है, अंडाणु क्या होते हैं, उत्सर्जित निकलने लगते हैं, अंडाणु नहीं, जनन कोश का, अंडजननी कोश का जब बन के निकलने लगती है तो क्या होता है, ब्लीडिंग चालू हो जाती है, ठीक। इसकी समय अवधि होती है 3 से 4 दिन, ठीक। वैसे लिखना तो चाहिए इसके बाद, लेकिन पहले लिख लिया कोई बात नहीं, वो तो चाहे जब लिख सकते हैं, ठीक। तो हमने समझाया नहीं था, हमने ऐसे ही भेज दिया था, ठीक। तो अंडजननी कोशिकाओं का निकलना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अंडजननी कोशिकाएं भ्रूण अवस्था में ही बन जाती हैं मिलियनों की संख्या में, और जब बच्ची का जन्म होता है तो वो बनना बंद हो जाती हैं, और जब बस बच्ची वयस्क हो जाती है तो वो निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। उनके निकलने के साथ साथ ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, ठीक। और ब्लीडिंग के साथ साथ अंडजननी कोशिका जो अंडाशय की दीवार होती है, इससे क्या निकलने लगता है, अंडाशय की दीवार को भेद कर अंडाणु जब निकलता है तो उसके साथ साथ ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है। इसे हम मासिक रजोधर्म चक्र कहते हैं, ठीक। तो उसमें समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते नहीं हो तो थोड़ा समय निकलेगा तो आप वैसे भी जानने लगोगे क्या होता है। तो सिर्फ इतना ही होता है, जितना लिखा है उतना ही आपको याद करना है, ठीक। तो ये जो डायग्राम है ये आपको अच्छे से याद कर लेना है, रट लेना है, क्योंकि निषेचन पूरा इसी पर आधारित है। डायग्राम बन गया, निषेचन भी आपको बन जाएगा, और इसकी लिखने वाली जो चीज़ है PDF वो हम आप भेज देंगे, ठीक।